मैम लेकिन अगर यहाँ पर सेक्टर्स को कुछ हम लोग यहाँ पर केंद्रित करें, जैसे कि पीएसयू सेक्टर्स हो गए या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गए, इनमें काफ़ी अच्छा एक तरह से टर्न अराउंड देखने को मिला है पिछले एक साल में। इन्होंने काफ़ी मतलब जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब 10% के आसपास का एक तरह से यहाँ पर बढ़ोतरी इन दोनों सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है। सेक्टोरल फंड्स हैं, अगर इसमें अगर मैम हम लोग ध्यान सेक्टोरल फंड्स को अगर हम लोग लेके चले तो क्या मैम इन दोनों सेक्टर्स में एक तरह से यहाँ पर निवेश करना चाहिए, फिर दूसरे सेक्टर्स की ओर भी हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए निवेश के लिहाज से? सो अभिषेक, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी कोई सेक्टर रैली कर लेता है तभी निवेशकों को आना है। टेक्निकली एज ए इन्वेस्टर आपको तब आना है कि जब वो रैली स्टार्ट होने पे है या वो कंसिस्टेंट रहेगी। तो जैसे हम पीएसयू सेक्टर की बात करेंगे तो पीएसयू सेक्टर जो है वो ऑलरेडी चल चुका है। सो जब हम थीमेटिक या सेक्टोरल बात करते हैं तो अगर वो आउट परफॉर्म हो चुका है या कंसिस्टेंटली वन वे ऊपर जा रहा है, इट मीन्स के आगे और भी तेजी से शायद ना जाए, वही स्टैग्नेंट हो जाए, तो नेक्स्ट साइकिल आने के लिए और भी समय लग सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका टाइम होराइजन 3 to 5 years प्लस होगा तभी आप यही जो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है उस फंड में निवेश कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसे लगता है कि हमें थीमेटिक में रहना है, रिस्क भी लेनी है लेकिन ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेनी है, तो आपको अपना सेक्टर उस हिसाब से चुनना होगा। और अगर आप मुझे सवाल पूछेंगे कि ऐसा एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड बताइए जिसमें हम हमेशा एवरग्रीन या सीजनली इन्वेस्ट रह सकते हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थीमेटिक एडवांटेज फंड है जो आप डेफिनेटली इसमें निवेश करने से इसके 2 एडवांटेज होंगे। एक कि आपको टाइम नहीं करना है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है या चलेगा या अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो फंड मैनेजर खुद उस फंड के अंदर कर लेता है। तो फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक FOF। ठीक है, तो ये एक फंड का रिकमेंडेशन भी मैम ने दे दिया। मैम हमेशा एक टिप एक्स्ट्रा या फिर कह लीजिए बोनस एक्स्ट्रा देती है जब भी हमारे साथ शो में जुड़ती है। मैम पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की तो बात अभिषेक जी ने की, आईटी सेक्टर पर अगर थोड़ी सी नज़र डालें, अभी दबाव में नज़र आ रहा है, क्या इसे करेक्शन में खरीदने वाला सेक्टर समझा जाए? क्योंकि आपने कहा कि अधिकतर निवेशक ये देखते हैं कि जहाँ पे रैली बन चुकी है, रैली अब दिख रही है, पहुँच चुका है रैली पे, तभी निवेशक उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि सही समय है कि जब रैली या तो बनने वाली हो, शुरू होने वाली हो, या फिर थोड़ा सा अभी उसमें उतनी तेज़ी नहीं दिख रही, तब आपको निवेश करना चाहिए। आईटी सेक्टर को लेकर मैम क्या आपका नज़रिया देखें? सो दिव्या, आईटी सेक्टर में बेसिकली हम ये कहते हैं कि बाय एट डिप्स, क्योंकि अभी ग्लोबल स्लो डाउन है, आईटी में जॉब्स कम हो रहे हैं, एआई बहुत उसे आगे लेके जा रहा है, मतलब हमारे जॉब्स ले रहे हैं एआई काफ़ी। तो आई थिंक स्लो डाउन डेफिनेटली है। आईटी एज ए सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी नीचे हो तभी खरीद लेना चाहिए, तो विथ एवरी डिप यू शुड बाय। आई थिंक ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है हमेशा एक आईटी सेक्टर को लेके, क्योंकि जो आईटी कंपनीज प्रेडिक्ट करती है कि उस एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर पकड़ लो या एक फाइनेंशियल ईयर पकड़ लो, तो जब भी उन सेक्टर्स में आईटी में उनके ऑर्डर्स अगर नहीं आए हैं तो वो ऑर्डर्स का दबाव बिल्कुल फेस कर रहे हैं इंडियन आईटी कंपनीज के ग्लोबल ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक समय रहेगा कि जब भी हम सेक्टोरल फंड में बात कर रहे हैं स्पेशली आईटी की, जब भी हमें लग रहा है कि 10-15% से नीचे है पिछले साल से, तो बिल्कुल अच्छा समय है वो आईटी सेक्टर को खरीदने के लिए। अगेन आप उसे स्टैगर्ड वे में खरीदिए, सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। बाय ऑन डिप्स की एक तरह से यहाँ पर सलाह निकलती हुई आ रही है मैम की ओर से। मैम अगर हम लोग देखें, मतलब क्योंकि पूरी चर्चा इस पे हो रही है कि हम लोग को फंड्स में अभी निवेशित होना चाहिए या कौन से फंड्स में हम लोग को ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए, कौन से नए फंड्स हम लोग को चुनने चाहिए। मैम कोई निवेशक ये कैसे तय करे कि उसका जो फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है और वहाँ से उसको स्विच कर लेना चाहिए? खासतौर पे अगर अंडर परफॉर्मेंस फंड्स की अगर हम लोग बात करें तो उसकी क्या लाइफ साइकिल होनी चाहिए? 2 महीने 3 महीने हम लोग देखें कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, अब निकल लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा वेट करें उस लिहाज से अगर देखा जाए इसको? तो ठीक है, तो इसमें 4-5 पैरामीटर्स मैं बताऊंगी अभिषेक के, और ये बहुत बेहतरीन समय है आपके पोर्टफोलियो को क्या कहते हैं रीस्ट्रक्चर करने का। तो जनरली मार्केट ऐसा मौका देता है, कोई चीज़ें पीक आउट हो चुकी है, कोई चीज़ें स्टिल भी अंडर परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक ये बढ़िया समय है रीस्ट्रक्चर करने का। अब रीजंस मैं बताती हूँ। अगर अंडर परफॉर्म रहा है कंसिस्टेंटली फॉर 2 years, ठीक है, तो आपको बिल्कुल वो फंड को बेच देना है, एग्जिट कर देना है या रिडीम कर देना है अपने पोर्टफोलियो से, नंबर 1। नंबर 2 कि फंड की स्ट्रैटेजी या फंड मैनेजर जो है उनमें बदलाव आया है, राइट, कि पहले वो कोई ग्रोथ स्टाइल से कर रहे थे, अब वैल्यू कर रहे हैं या वाइसा वर्सा। तो आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट होता है
क्या ये हमारे रिस्क एपेटाइट और हमारे गोल्स को मैच कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये हमें सूट कर रहा है। तो ये चीज़ों की वजह से आप अपना पोर्टफोलियो में एग्जिट कर सकते हैं। फिर आती है बात कि आपके एग्जिस्टिंग फंड्स, मान लीजिए कि 5 फंड है, वो पांचों फंड अगर मान लीजिए एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप है, एक लार्ज कैप है और एक लार्ज और मिड कैप है, अगर ये 4 फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में, तो ऑफ कोर्स इसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप का बहुत ज़्यादा ओवरलैप होगा। तो आई थिंक ये ओवरलैप अगर बहुत ज़्यादा है, 20% to 30% के रेंज में अगर ओवरलैप है तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा ओवरलैप है तो आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करके दूसरे फंड्स में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रीस्ट्रक्चर कब करना चाहिए, कब ये आपको सोचना चाहिए कि अब मुझे इन पर्टिकुलर अंडर परफॉर्मिंग फंड से एग्जिट कर लेना है। मैम, अगर प्रॉफिट बुकिंग देखें तेजी वाले बाजार में, सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, इसका क्या कोई थंब रूल होना चाहिए मैम? दिव्या, आई थिंक इसके 2 आंसर्स है। जनरली हम म्यूचुअल फंड में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो अगर आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे थे तो आपको एग्जिट तब करना है कि आपके गोल को 1 साल बचा है अचीव करने के लिए। इट मीन्स आपका गोल अचीव हो चुका है, लेकिन अभी आपको और 1 साल बचा है, तो आप उसको डेट में लेके जाइए या आर्बिट्राज में लेके जाइए। लेकिन अभी गोल अगले साल है, मतलब अगले महीने है और आज तक इक्विटी में हो, दैट्स अ बैड आइडिया। तो वो डेफिनेटली आपको एग्जिट करके डेट में या आर्बिट्राज में जाना चाहिए, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन, अगर मान लीजिए कि कोई गोल आपका जो शॉर्ट टर्म था लेकिन अब वो पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो तभी भी आप वो लोअर रिटर्न वाले जो प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड वाले फंड्स थे उस वहाँ से आप एग्जिट करके डेफिनेटली हाई रिस्क में जा सकते हैं, एंड वाइसा वर्सा। तो आई थिंक ये सारे सिचुएशन में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और थंब रूल की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि टैक्स हार्वेस्टिंग अगर आप करना चाहोगे, मैं जनरली रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन हमें ये सवाल कंसिस्टेंटली पूछा जाता है कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 1.25 लाख ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपने बुक नहीं किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप डेफिनेटली ये रूट से आप एग्जिट करके बुक करके री इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके 2 कारण हैं। जब आप प्रॉफिट बुक करते हो आपको 1.25 लाख पे टैक्स नहीं देना है, तो जब भी वो पैसा बाहर निकल रहा है तो उतना ही पैसा वापस अंदर आना चाहिए। अगर कहीं रास्ते में खर्च हो गए तो आई थिंक आपका गोल भी अचीव नहीं होगा और आपने एग्जिट भी कर दिया तो आपका कोई फायदा नहीं होगा।